सो जैसे हमारे सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है, इफ़ एनी इंस्ट्रूमेंट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज सो सॉट टू बी रेक्टिफाई अंडर सब क्लॉज 1 द कोर्ट फाइंड दैट, मीन्स कि यहाँ तक आप पहले समझ लो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरा टी बोलना चाहता है कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अभी तक हमने सब क्लॉज 1 में हमने क्लेम किया है, राइट क्लेम किया है, जो भी किया है, और इस टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट का ऐसा रिलीफ अगर उन्होंने क्लेम किया है, तो कोर्ट, इफ़ द कोर्ट फाइंड दैट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि थ्रू द फ्रॉड और मिस्टेक डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन, मतलब हाँ सच में फ्रॉड हुआ है और कुछ ऐसा मिस्टेक्स, म्यूचुअल मिस्टेक्स हुई हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट थे, फिर जो इंस्ट्रूमेंट था, उसका रियल इंटेंशन विजिबल नहीं है, जिसके लिए बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट, वो तो है ही नहीं, वो रियल इंटेंशन शो ही नहीं कर रहा है। तो कोर्ट को अगर ऐसे लगता है, हेयर कोर्ट इज हैविंग अ डिस्क्रिशनरी पावर, नॉट अ मैंडेटरी, नॉट प्रोहिबिटरी, ओके। तो कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिएशन, तो यहाँ पे डिस्क्रिएशन वर्ड यूज़ किया, आई एम हाईलाइटिंग द वर्ड डिस्क्रिएशन बिकॉज इट इज़ जनरली आस्किंग योर एग्जाम। तो डायरेक्ट कर सकता है रेक्टिफाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को एज फार एज दैट इंटेंशन सो फार एज कैन बी डन विद द प्रोजेक्ट। अब इसमें जो स्टार्टिंग जो लाइन मैंने ये समझा दिया है कि जो फर्स्ट क्लॉज है, उस फर्स्ट क्लॉज में, ठीक है, फर्स्ट क्लॉज जो है उस फर्स्ट क्लॉज में अगर आपने क्लेम किया है, तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, कि रेक्टिफाई कर दो। और इसमें एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट, ये कोर्ट तभी करेगी जब तक इसमें किसी थर्ड पार्टी की राइट्स का वायलेशन ना हो रहा हो। मीन्स अगर कोई राइट वायलेशन हो रहा होगा, थर्ड पार्टी का भी इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है, तो कोर्ट में नॉट अलाउ सम टाइम, ओके। अदर यहाँ पे थर्ड पार्टी का वायलेशन ऑफ राइट नहीं होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अगर हो रहा है तो उस पार्टी को बुलाया जाएगा, फिर उसमें जो भी जस्टिस होगा, जो भी प्रोसीडिंग होगा, वो देखा जाएगा। तो उसको अलाउ, जो तो पार्टी थर्ड पार्टी सेटिस्फाई ना हो जाए और एग्री ना हो जाए, तब तक वो इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे ये प्रोविज़न लिखा हुआ है, इनजस्टिस दिया गया है। फिर हम थर्ड क्लॉज में आएंगे। थर्ड क्लॉज में ये लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में भी फर्स्ट बी रेक्टिफाई। पहले तो सबसे पहले जो राइटिंग में होना ज़रूरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होता है, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है राइटिंग में नहीं अगर होते हैं, तो उसको भी राइटिंग में रखना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर क्लेम करने आ रहे हैं उस प्रोविजन में, तो द राइट कॉन्ट्रैक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, वेरी क्लियर लिखा हुआ है, ये आपको फर्स्ट क्लॉज में पढ़ लिया होगा, इन राइटिंग होना ज़रूरी है। तो उसके बाद कोर्ट अलाउ करेगी, और कोर्ट को राइटिंग में आपको देना भी पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई इंस्ट्रूमेंट। फिर इसके बाद वो प्लीट जो आपने किया है, तो कोर्ट उसके बाद अलाउ करेगी इस इन्फोर्समेंट, स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट इस वाले एक्ट के थ्रू आपको वो अलाउ करेगी रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। थर्ड क्लॉज इज टॉकिंग अबाउट ओनली सिंपली दिस कि कोर्ट कब अलाउ करेगी, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो चाहती है। फोर्थ क्लॉज है वो आपका इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्लॉज स्पेसिफिकली सेज दैट नो रिलीफ फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी, कोई भी रिलीफ ऐसे ग्रांट नहीं किया जाएगा पार्टी को, ठीक है। अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अधीन आपको कोई भी ऐसा रिलीफ क्लेम नहीं किया जाएगा जब तक स्पेसिफिकली यू हैव क्लेम, जब तक आपने क्लेम नहीं किया करोगे। अगर आप जाकर कोर्ट के सामने क्लेम नहीं करोगे, तो कोर्ट अपने आप ही अल्टीमेटली उसको, कोर्ट को दिख भी रही होगी इनजस्टिस की बात अलग है, बट अलग कोर्ट को भी ऐसे दिख भी रही होगी, हाँ यहाँ पे फ्रॉड इंटेंशन नहीं है, क्लियर इंटेंशन नहीं है, तो भी कोर्ट नहीं देगी आपको, क्योंकि वाई यू आर स्लिपिंग, यू मस्ट बी विजिबल फॉर योर राइट। तो आपको अपने राइट के लिए विजिबल होना ज़रूरी है, यू शुड नॉट बी स्लिप। तो यहाँ पे अपने राइट को क्लेम करो, और कोर्ट बोलती है कि अब अगर मतलब इक्विटी चाहिए, तो आप उसके लिए अपने आप को प्रेजेंट करो कोर्ट में, और आप उस क्लेम को क्लेम करो। अगर क्लेम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। और ये फोर्थ क्लॉज में दिया हुआ है स्पेसिफिकली, और ये आपको प्री का एग्जाम का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट इसका एक प्रोवाइडेड है, मतलब एक कुछ रूल दिया हुआ है, एक्सेप्शन दिया है, दैट वेयर अ पार्टी इज नॉट क्लेमिंग एनी रिलीफ इन प्लीडिंग। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज स्टार्टिंग में ही नहीं प्लीड कर पाई पार्टी, उस क्लेम को नहीं क्लेम कर पाई, तो क्या होगा, उस सूट में नहीं क्लेम कर पाई तो क्या होगा। तो कोर्ट ने इतना इसका डिस्क्रिप्शन, इतना ज़्यादा पावर, इतना लीनियंट कोर्ट हो रखी है इस टाइम की, वो फ्लैक्सीबल है एक तरफ से हम कह सकते हैं, कि किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग के आपको वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए अलाउ कर सकती है। आपको बीच में कभी याद आया कि हाँ ऐसी सिचुएशन है, तो द कोर्ट अलाउ टू अमेंड द प्लीडिंग ऑफ सच टर्म्स एज जस्टिफाई इंक्लूडिंग इन सच क्लेम, उस क्लेम को जस्टिफाई कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ प्लीडिंग। और एनी स्टेज ऑफ प्लीडिंग कहाँ पे, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कहाँ पे, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 में है। तो उसको भी आपको रीड कर लेना, 16 17 इंपॉर्टेंट है, उसको भी रीड कर लेना, ठीक है। तो इसमें ये स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है, 4 क्लॉज है, सारे इंपॉर्टेंट है, मस्ट रीड। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट आगे लेक्चर जो है म्यूचुअल मिस्टेक होना जरूरी है। थैंक यू।